नमस्कार, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, उनके क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकते हैं, ये ड्रग्स रेस्पिरेटरी के कौन सी डिजीज़ कंडीशन में हम दे सकते हैं और कौन सी डिजीज़ कंडीशन में नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ड्रग्स कितने अमाउंट में और कौन से रूट से दी जा सकती है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहले ड्रग के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ड्रग आती है ब्रोंकोडायलेटर्स। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कैसे काम करती है। तो चलिए अब हम डिटेल में जानेंगे ब्रोंकोडायलेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसकी 3 क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट होती है सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट, जिसको हम कई बार बीटा 2 ब्लॉकर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। सेकंड होती है जैंथाइन डेरिवेटिव्स और तीसरी होती है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। ये सेकंड और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडायलेटर्स की, उसको हम फर्दर स्लाइड में डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट। ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, शॉर्ट एक्टिंग एजेंट और लॉन्ग एक्टिंग एजेंट। जो सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट जो ड्रग्स होती है ये 2 तरह से यूज़ की जाती है। फर्स्ट होते हैं शॉर्ट एक्टिंग एजेंट। ये इसमें साथ में डोजेज भी दी गई है और कौन से रूट से हम ब्रोंकोडायलेटर्स को दे सकते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट में ड्रग्स आती है साल्बुटामोल, जो कि 2 से 4 mg ओरल हम पेशेंट को देते हैं, और 0.25 से लेके 0.5 mg इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको साल्बुटामोल को देते हैं। फिर आते हैं टर्बुटालाइन, जो कि 5 mg ओरली हम इनहेल के मेथड से ब्रोंकोडायलेटर्स को पेशेंट को देते हैं। सेकंड आते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट में लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स, जिसमें साल्बिटरॉल 50 से 100 mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम, हम इसको इनहेलेशन के मेथड से पेशेंट को देते हैं। फिर आता है फॉर्मिटरॉल, जो कि 12 से 24 mcg इनहेलेशन के मेथड में दिन में 2 बार इस ड्रग को दिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ डोजेस जो ब्रोंकोडायलेटर्स में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, द ड्रग्स डायलेट द डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई आर कॉल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। डेफिनेशन से ही हमको समझ में आ रहा है कि ब्रोंकाई को डायलेट करने वाले जो ड्रग्स यूज की जाती है उसे ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। हमें इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि ये ब्रोंको जो डायलेटर है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्रोंको और डायलेट। ब्रोंकाई को डायलेट करने वाली ड्रग मतलब बड़ा करने वाली ड्रग को हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। इसमें हम सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग एजेंट दोनों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में जानेंगे एक साथ। दे डायलेट द ब्रोंकाई, इसका जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही ब्रोंकाई को बड़ा करना होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज दी म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, मतलब कि ये ड्रग्स म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को बढ़ा देने का काम करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से समझने के लिए हमें म्यूकोसिलियरी को समझना होगा। जो म्यूकोसिलियरी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर इन केस किसी को ब्रोंकाई में कोई फॉरेन सब्सटेंस अकर हो जाता है तो ब्रोंकाई को डिस्टर्ब करने का काम कर देते हैं ये फॉरेन सब्सटेंस। तो ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस रोल प्ले करता है उसको रोकने के लिए, जिसे आमतौर पर हम म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस वर्ड हम कई बार इसके लिए यूज़ करते हैं। थर्ड आता है द इनहिबिट द mediators which are released by the mast cells and cause the problems। सिंपैथेटिक माइमेटिक जो एजेंट्स होते हैं मेडिएटर्स को इनहिबिट यानी कि उसे रोकने का काम करते हैं। मेडिएटर्स मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, ज़्यादातर जो हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। इनको इसलिए रोका जाता है क्योंकि जो हिस्टामिन क्या करते हैं, हिस्टामिन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्फ्लामेशन अक्कर होती है। इसलिए ब्रोंकाई के फंक्शंस में कोई रुकावट ना आए, इसलिए इन ड्रग का हम यूज़ एज ए डायलेटर्स के रूप में हम करते हैं, जिसमें कोई रुकावट पैदा या फिर कोई कंस्ट्रक्शंस पैदा ना हो। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। इसमें हम जानेंगे कि वे कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम इन एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कुछ कंडीशन, जैसे कि एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म
मतलब कि ब्रोंकाई में टाइटपन हो जाना। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब अस्थमा को ट्रीट करने के लिए या फिर ब्रोंकाई के इन्फ्लामेशंस को डिक्रीज उसको कम करने के लिए। और एम्फाइसेमा कंडीशन जिसमें ब्रीथलेसनेस की वजह से लंग्स में कोई प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ब्रोंकोडायलेटर्स जो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स और एजेंट्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब कि ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। तो सबसे पहले आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो पेशेंट होता है उसमें हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं। सेकंड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड सप्लाई इनफ मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी इनसफिशिएंट रहता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। तो इसलिए भी ब्रोंकोडायलेटर्स हम इसमें अवॉइड करते हैं। इन अनकंट्रोल अरिथमिया में ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन, हार्ट और अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम ब्रोंकोडायलेटर्स को अवॉइड करते हैं। चौथा है स्ट्रोक। अगर प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रोक की रही होती है तो इन एजेंट को भी हम यूज़ करने के लिए अवॉइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के, जो कि होती है जैनथाइन डेरिवेटिव। इससे पहले हमने पढ़ा है सिंपैथेटोमाइमेटिक एजेंट, वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी ब्रोंकोडायलेटर्स की। अब ब्रोंकोडायलेटर्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है जैनथाइन डेरिवेटिव्स। इसके कुछ डोजेस है और ड्रग्स दी गई है। जैनथाइन डेरिवेटिव्स में कौन सी ड्रग आती है और उनको कैसे कैसे कितनी अमाउंट में और किस रूट से दिया जाता है। तो जैनथाइन डेरिवेटिव्स की फर्स्ट जो ड्रग है वो है थियोफाइलिन, जिसको 100 से लेकर 300 mg हम दिन में 3 बार ओरली दे सकते हैं। अमाइनोफाइलिन जो होती है वो 250 से 500 mg ओरली हम एक्साथाइन डेरिवेटिव्स पेशेंट को दे सकते हैं एज ए ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। इसमें हम जानेंगे जैनथाइन डेरिवेटिव्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। फर्स्ट है सीएनएस। इसमें क्या होता है, थियोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन जो जैनथाइन डेरिवेटिव्स में जो ड्रग्स होती है ये हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को परफॉर्म अच्छे से कर पाती है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट यानी कि एक्टिव करने का काम करते हैं। सीवीएस, ये जो डेरिवेटिव्स है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से रेगुलेट करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स होता है हार्ट में एक पॉजिटिव आइटोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और ब्लड को अच्छे से पंप कर पाता है। थर्ड है स्मूथ मसल्स। ये डेरिवेटिव स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को अस्थमा या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकर हो जाती है जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शंस पैदा होती है, कंस्ट्रिक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स मसल्स को रिलैक्स कराने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। जब स्टमक में एसिड या फिर पेप्सिन कम मात्रा में सिक्रेट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, तब इन डेरिवेटिव्स का यूज़ करके हम स्टमक में एसिड और पेप्सिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर वर्क करने लगता है। नेक्स्ट है स्केलेटन मसल। ये डेरिवेटिव स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्केलेटन मसल्स जो होती है वो अच्छे से मेंटेन रहती हैं। लास्ट है मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स के फंक्शंस को डिक्रीज करने का काम करती है, क्योंकि मास्ट सेल्स यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर काम करती हैं। अगर WBC बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, हम जल्दी से इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हैं। तो इसलिए ये डेरिवेटिव मास्ट सेल्स को कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस ऑफ जैनथाइन डेरिवेटिव्स, अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, सीओपीडी। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आया हो, सेकंड ब्रोंकोस्पाज्म, या फिर किसी पर्सन को थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा ब्रोंको में कोई कंस्ट्रिक्शंस हुई हो, या फिर सीओपीडी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हुई हो, तो इन केसेस में हम जैनथाइन डेरिवेटिव्स को देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए एज ए ब्रोंकोडायलेटर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ जैनथाइन डेरिवेटिव्स। जैनथाइन डेरिवेटिव्स में हम किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, पेप्टिक अल्सर में, सीजर कंडीशंस में, हिपैटिक डिसऑर्डर यानी कि लीवर कंडीशंस में, और प्रेगनेंसी के केसेस में इन डेरिवेटिव्स को हम पेशेंट को देने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी कि अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स के थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में।
वो है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, जिसको हम एंटी मस्करिन एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 मेन ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। सबसे पहले आती है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि 40 to 80 mcg यूज़ में लाते हैं इनलेशन के मेथड से। सेकंड होती है एट्रोपिन, जिसको हम 0.4 से लेकर 0.6 mg इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से हम इस ड्रग को दे सकते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। सबसे पहले है CNS। ये एजेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा ही स्टिमुलेट कर पाता है इसमें। सेकंड है आई। ये ड्रग आँखों में माइड्रियासिस करने का काम करती है, यानी कि आँखों की जो पुतली होती है उन्हें डायलेट यानी कि बड़ा करने का काम करती है। CVS। ये ड्रग्स पहले ब्रोंको ब्रेडिकार्डिया और बाद में टैकीकार्डिया का काम करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, 60 से कम होती है, और टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बड़ा हुआ होता है, जिसमें कि 80 से या 100 से ऊपर हार्ट रेट बड़ा होता है। तो सबसे पहले CVS में ये ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है, बाद में ये टैकीकार्डिया के में चेंज हो जाती है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ड्रग्स ब्रोंकोस को डायलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट इज सिक्रीशन। ये जो ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में बनने वाले जो स्वीट, सलाइवा और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करने का काम करते हैं। GIT में क्या होता है, ये एजेंट हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रिलैक्स कराने का काम करती है, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अक्कर हो रहे थे वो कम होने लगते हैं। तो ये एक तरह का एंटीस्पाज्मोटिक या फिर एंटी डायरेक्ट ड्रग के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट का। नेक्स्ट इज़ इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन से केसेस में हम दे सकते हैं। फर्स्ट है डायलेट ऑफ पीपल को डायलेट करने के लिए प्री एनेस्थेटिक, मतलब किसी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हम इसे दे सकते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा हो, COPD प्रॉब्लम हो, हाइपर सलाइवेशन हो, किसी पेशेंट को अगर सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है, तो उस केसेस में भी हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दे सकते हैं। डायरिया के केसेस में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यानी कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो सब्सटेंस होता है उसको लेने से अगर कोई पॉइजन अकर होता है तो ये एक एंटीडोट के रूप में भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है पार्किंसोनिज्म, जो कि एक बुजुर्गों की प्रॉब्लम होती है। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को देते हैं ब्रोंकोडायलेटर के रूप में। लास्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट कौन कौन से केसेस में हम नहीं देते हैं। फर्स्ट है ग्लूकोमा में, डाउन सिंड्रोम में, अगर जो बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है तो उस केस में भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हाइपर सेंसिटिव टू ड्रग। अगर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट से किसी भी प्रकार की एलर्जी अक्कर हो रही है तो हम उस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। हम इस ड्रग को पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं देंगे। एक्सपेक्टोरेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये दूसरी ड्रग है एक्सपेक्टोरेंट। सबसे पहली ड्रग थी ब्रोंकोडायलेटस, जिसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन ब्रोंकोडायलेटस की पढ़ी। अब हम जानेंगे एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, द ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट द प्रोडक्टिव कफ विथ स्पूटम आर कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट्स। हम सभी जानते हैं कि कफ यानी कि खांसी 2 तरह से प्रोड्यूस होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। जो कफ अपने साथ स्पूटम लेकर आती है उसे ठीक करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट ड्रग का यूज़ करते हैं, और जिसमें सूखी खांसी यानी कि ड्रग कफ आए बिना स्पूटम के, उसको ठीक करने के लिए एंटीटसिव ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। एंटीटसिव जो ड्रग्स होती है उसको हम फर्दर स्लाइड में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट क्लासिफिकेशन। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है डायरेक्टली एक्टिंग, जिसे हम सिक्रीशन इनहेंसर के नाम से जानते हैं, जिसमें ये सारे ड्रग्स आते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेंसिन, तोलुबाल्सम, विसाखा, टर्पेन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड। और सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसकी म्यूकोलाइटिक्स, जिसमें ड्रग्स आते हैं ब्रोमैक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टेन। तो ये सभी ड्रग्स है, क्लासिफिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स की।
Next is pharmacological action of directly acting, which is also called secretion enhancer. ये एक्सपेक्टोरेंट के जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टली एक्टिंग, और दूसरा नाम है इसका सिक्रेशन इनहेंसर। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में जानते हैं। दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम एंड स्पूटम रिमूव आउट इजीली। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पूटम गाढ़ा जमा हुआ होता है तो वह कफ के साथ बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग जो एजेंट अभी हमने पढ़े थे उनको देने से ब्रोंकाई में सिक्रीशंस बढ़ जाता है और स्पूटम का गाढ़ापन जो होता है, उसके जो विस्कोसिटी होती है स्पूटम की, वो थोड़ी सी लूज पड़ने जाती है जब सिक्रीशन बढ़ जाते हैं इस एजेंट की वजह से, जिसकी वजह से ये स्पूटम कफ के साथ बाहर आ जाता है। तो इसलिए इसे सिक्रीशंस इनहेंसर के नाम से भी इसको कई बार हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन, दे आर यूज टू ट्रीट द प्रोडक्टिव कफ। तो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स को प्रोडक्टिव कफ को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सेकंड है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में दिस ड्रग्स शुड बी यूज्ड केयरफुली इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। वैसे तो एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स का कोई ज़्यादातर नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे डॉक्टर की सलाह के बाद ही प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर को देना चाहिए सही अमाउंट के साथ। डोजेज ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम एसिटेट जो कि 0.3 से लेकर 1 ग्राम दिन में 3 बार दिया जा सकता है, और ग्वाइफेंसिन जो कि 100 से लेकर 200 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। तोलो बालसम 0.3 से लेकर 0.6 ग्राम TDS देते 3 बार देते हैं। वसाका जो कि 2 से 4 ml दिन में 3 बार दिया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड जो कि 50 से 200 mg TDS में यानी कि 3 बार दिन में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ म्यूकोलाइटिस। कौन कौन से कंडीशंस में म्यूकोलाइटिस हम दे सकते हैं। हैविंग डिफ़िकल्टी इन कफिंग आउट द सिक्रीशन, जिन पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी महसूस होती है स्पूटम को कफ के साथ बाहर निकालने के लिए। सेकेंड है फॉर क्लियरिंग द सिक्रीशंस बिफोर द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से पहले से उस एरिया को क्लियर किया जाता है म्यूकोलाइटिक ड्रग को यूज़ करके। और टीबी, निमोनिया, सीओपीडी के कंडीशंस में हम म्यूकोलाइटिक्स ड्रग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ म्यूकोलाइटिस, कौन से कंडीशंस में हम म्यूकोलाइटिक्स नहीं दे सकते। दिस ड्रग शुड बी कॉशियसली यूज इन एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, पेप्टिक अल्सर एंड इसोफेजियल वेरिसेस। इन दवाइयों को एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, पेप्टिक अल्सर और इसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन में सावधानियों के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि म्यूकोलाइटिक का हमारी बॉडी पे ज़्यादा कोई गहरा या कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है जो हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज डोजेज ऑफ म्यूकोलाइटिस। म्यूकोलाइटिस की ये हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन डोज हमने नहीं देखी, तो एक बार देख लेते हैं। ब्रोमैक्सिन में 8 mg हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। एम्ब्रोक्सोल को 15 से 30 mg हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। एसिटाइलसिस्टाइन को भी 200 से लेकर 600 mg ओरल ही देंगे हम इसको 3 बार, और कार्बोसिस्टिन को 250 से लेकर 750 mg TDS देते हैं। तो ये जितने भी म्यूकोलाइटिस ड्रग होती है उसको हम दिन में 3 बार दे सकते हैं ओरली। नेक्स्ट ड्रग है एंटीटसिव ड्रग्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने ड्रग पढ़ी थी ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड एक्सपेक्टोरेंट और थर्ड आती है एंटीटसिव ड्रग्स। एक्सपेक्टोरेंट की ये एकदम अपोजिट होती है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट प्रोडक्टिव कफ के साथ में स्पूटम भी अक्कर होता था, मतलब गीली खांसी। जो एंटीटसिव जो ड्रग्स होती है वो सूखी खांसी के लिए दी जाती है, उसको ठीक करने के लिए। Next definition of antitussive agents, the drugs are used to treat the non-productive cough are called antitussive drugs. Antitussive drugs का यूज़ ड्राई कफ को ठीक करने के लिए दी जाते हैं। नेक्स्ट है एंटीटसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव, उसको भी 2 पार्ट्स में ओपियोइड्स और नारकोटिक्स, नॉन ओपियोइड्स एंड नॉन नारकोटिक्स में डिवाइड किया गया है। और इसकी जो एंटीटसिव की सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है एंटीहिस्टामिन। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेंट्रल एक्टिंग एंटीटिश्यू का। दे इनहिबिट द रिफ्लेक्स बाय सुप्रेसिंग द कफ सेंटर इन सीएनएस। ये ड्रग कफ के रिफ्लेक्स को सुप्रेस यानी कि उसको दबाने का काम करती है, जो कि सीएनएस के मेडुला ऑब्लिगेटा में इसका सेंटर होता है। सेकेंड है कॉन्स्टिपेशन, ये ड्रग डायरिया के केस में दी जाती है, जो कि हम इंडिकेशन में पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से इसका एक्शन कॉन्स्टिपेशन में बदल जाता है।
थर्ड है CNS डिप्रेशंस को कम करने का ये काम करती है। नेक्स्ट इंडिकेशन है इसके कफ कोल्ड, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को कफ या फिर कोल्ड हो चुका है तो उस केसेस में हम इस ड्रग को देते हैं। माइल्ड या मॉडरेट पेन अगर हो चुका हो तब भी हम देंगे। डायरिया के केसेस में देते हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो नो सिग्निफिकेंट अदर देन द हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर किसी पर्सन्स को इसे लेने से किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो हम इस मेडिसिन को, इस ड्रग को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे इसका कोई अदर से साइड इफ़ेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो चलिए अब हम इसके डोजेस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कोडेन, जिसको हम 15 से 30 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। फिर है फोल्कोडेन, जिसको 10 से 15 mg दिन में 2 बार देंगे बीडी। फिर है एथाइल मॉर्फिन, जिसको 10 से 30 mg दिन में 3 बार देंगे TDS। फिर है नोस्कापेन, 15 से 30 mg TDS देंगे। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमेथोफन को हम 10 से 20 mg दिन में 3 बार देंगे। लास्ट है क्लोफेडिनोल को 10 से 20 mg दिन में 3 बार हम इसको देंगे। तो ये थी कुछ डोजेस हमारे फर्स्ट ड्रग की, जो कि एंटीटर्सिव ड्रग की क्लासिफिकेशन है सेंट्रली एक्टिंग एंटीटर्सिव। सेकंड क्लासिफिकेशन है एंटीटर्सिव का एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में जानते हैं। देखो CNS डिप्रेशन मीन्स एंटीहिस्टामिन हमारे CNS को डिप्रेस कर देते हैं। सिडेशन, ये सिडेशन में भी हेल्प करते हैं। थर्ड है दे हैव एंटी एलर्जिक एक्शन, ये ड्रग्स एलर्जी को रोकने का भी काम करते हैं एज ए एंटी एलर्जिक ड्रग्स। दे कोज ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन्स, कॉन्स्टिपेशंस। इन ड्रग का एक्शंस हमारी बॉडी में जैसे मुंह में ड्राइनेस हो जाना, देखी गई चीज़ों में धुंधलापन आना और कॉन्स्टिपेशंस देखने को मिलता है। इंडिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन को कौन कौन से कंडीशंस में दिया जा सकता है। कॉमन कोल्ड या कफ हो, एलर्जी, कोई डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है, पार्किंसन डिजीज़ हो बुजुर्गों में, एंटी एमेटिक मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए ये एंटीहिस्टामिन ड्रग का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन ड्रग हम किस किस कंडीशंस में नहीं देते हैं। फर्स्ट है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर होती है तब भी नहीं देते हैं। यूरिनरी रिटेंशन यानी कि यूरिन को पास करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी महसूस किसी पर्सन को होती है तो भी एंटीहिस्टामिन ड्रग को हम अवॉइड करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं डोजेस ऑफ एंटीहिस्टामिन। तो ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटीहिस्टामिन है, तो हम इसके ड्रग डोजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आती है क्लोरफेनरामाइन, जो कि हम 2 to 4 mg ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। सेकंड एंटीहिस्टामिन है डाइफेनहाइड्रामाइन, 25 से लेके 50 mg ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिथाजिन, 25 to 50 mg ओरली हम एंटीहिस्टामिन पेशेंट को देते हैं। सो गाइस, आज हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन 3 ड्रग्स के बारे में स्टडी की है। फर्स्ट था ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड एक्सपेक्टोरेंट और लास्ट एंटीटर्सिव्स।